बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 9 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 1354 दिन आज रूस और यूक्रेन जंग को मुकम्मल हो जाएंगे, यानी कि 3 साल 8 माह और 19वां दिन आज रूस और यूक्रेन जंग का है। और आपके जहनों में एक ही सवाल है और कमेंट्स बॉक्स में मैं गुज़िश्ता 1 महीने से मैं नोट कर रहा हूँ, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स यही होते हैं कि रशिया ये जंग हार रहा है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया पेपर टाइगर साबित हुआ रूस और यूक्रेन जंग को लेकर, रशिया जिसने 1 हफ्ते में इस जंग को ख़त्म कर देना चाहिए था, तो वो 3.5 साल से ज़्यादा तवील हो गई ये जंग। और रशिया ने हासिल क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। इस एक सवाल का जवाब आपने ज़रूर लिखना है कि आपकी असेसमेंट क्या है। आप 3-3.5 साल से इस जंग को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आपकी क्या असेसमेंट है कि क्या रशिया ये जंग हार रहा है? अगर आप कमेंट्स करने को अवॉइड भी करते हैं और तफसीलात नहीं लिखना चाहते कमेंट्स बॉक्स में, तो आपने यस और नो में ज़रूर जवाब देना है कि क्या आप समझते हैं कि रशिया ये जंग हार रहा है। आपने यस और नो ज़रूर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे बुनियादी सवाल ये है कि रशिया ने जंग शुरू क्यों की थी। अब ये डॉनबास रीजन को कंट्रोल करना तो मकसद नहीं था। रशिया जाहिर है कि इतना बड़ा है और व्लादिमीर पुतिन ने भी मुतअद्दिद मरतबा ये कहा कि रशिया इतना बड़ा है कि रशिया को इलाके अपने अंदर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। 11 टाइम जोन्स हैं रशिया के, यानी कि आप एक कोने से शुरू करें, रशिया के एक कोने से आप सफ़र करें और दूसरे कोने तक जाएं तो आपको 11 मरतबा अपनी घड़ी को तब्दील करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉनबास रीजन को रशिया ने अपने अंदर शामिल करके क्या लेना था, मकसद आपको मालूम है कि नेटो की ईस्ट वर्ड्स एक्सपेंशन, इस पर पुतिन को इतराज़ था। और नेटो जो है वो यूक्रेन के अंदर, ये नेटो का इत्तेहाद पंजे गाड़ रहा था यूक्रेन के अंदर। जो विक्टर यानुकोविच की हुकूमत आई 2010 के बाद, तो उसको हटाया गया और एक पपेट गवर्नमेंट को नेटो की जानिब से इंस्टॉल किया गया। ये रशिया का इतराज़ था। और फिर नेटो यूक्रेन के अंदर, नेटो का जो इत्तेहाद है वो पंजे गाड़ने लगा और जो एथनिक रशियंस हैं उनको जो है वो बुली किया जाने लगा। तो ये बेसिकली रशिया के जो एतराज़ात हैं उनका क्रक्स ये है कि नेटो की ईस्ट वर्ड्स एक्सपेंशन। और अब भी आप देख रहे होंगे कि पुतिन ने जो जंग को बंद करने की कंडीशंस रखी हैं, उसमें सबसे पहली कंडीशन यही है कि यूक्रेन का सदर नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। यूक्रेन कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। तो बेसिकली जो मकसद था इस ऑपरेशन का और इस जंग को स्टार्ट करने का, डॉनबास रीजन के अंदर अपने टैंक्स भेजने का मकसद ये था कि नेटो को मैसेज दिया जाए कि इससे आगे तुमने एक कदम भी नहीं बढ़ाना। तो ये मकसद क्या रशिया का अचीव हुआ? आपको मालूम है कि फिनलैंड और स्वीडन ने जो बाइडेन के दौर में ही नेटो को ज्वाइन कर लिया। नेटो के जो मेंबर्स हैं वो 30 से 32 हो गए। और जो पुतिन का इतराज़ था कि मेरे ऊपर ना चढ़ो, मेरे बॉर्डर के करीब ना आओ, तो आपको मालूम है कि फिनलैंड का एक लंबा चौड़ा बॉर्डर है जो रशिया के साथ फिनलैंड शेयर करता है। तो यहाँ से अगर यूक्रेन के रास्ते नेटो रशिया के ऊपर नहीं चढ़ा, नेटो का इत्तेहाद, तो फिनलैंड के रास्ते एक बहुत लंबा बॉर्डर जो है वो अब नेटो का बॉर्डर है जो रशिया शेयर करता है फिनलैंड के साथ। अच्छा, इससे भी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये आज़रबाईजान के अंदर बाकू, ये आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत है। और यहाँ पर नगोर्नो कराबाख की जो जंग थी 2020 में, ये 44 रोज़ की जंग थी जो कि आज़रबाईजान ने जीती। और ये जीती किसकी मदद से? तुर्किया की मदद से, पाकिस्तान की मदद से और इसराइल की मदद से आज़रबाईजान ने ये जंग जीती। तो इसकी 5वीं एनिवर्सरी थी। और यहाँ पर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे और जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर भी यहाँ पर थे। और ये चीफ गेस्ट थे। जाहिर है 3 कंट्रीज़ के झंडे आपको नज़र आ रहे होंगे, आज़रबाईजान के अलावा तुर्की और पाकिस्तान का झंडा भी था। और यहाँ पर इन्होंने नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग में फतह की जो 5वीं सालगिरह थी, उसको इन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। यहाँ पर पाकिस्तान का दस्ता, तुर्किया का दस्ता यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी शिरकत की इस परेड के अंदर, जिसमें आज़रबाईजान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री पावर दिखाई। अब मैं आपको बता दूं, ये जो असलहा आपको नज़र आ रहा है, अब आज़रबाईजान सबसे ज़्यादा असलहा लिया करता था नगोर्नो कराबाख की जंग से पहले रशिया से। जाहिर है कि सोवियत से टूटा हुआ कंट्री है आज़रबाईजान,
तो सबसे ज़्यादा ये रूसी असलहा, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह ये अज़रबैजान इस्तेमाल करता था। लेकिन नगोर्नो कराबाख की जंग चूंकि CSTO मेंबर आर्मीनिया के साथ थी, तो वो वक्त था कि अज़रबैजान ने तुर्किया से बहुत ज़्यादा असलहा लेना स्टार्ट कर दिया। दूसरे नंबर पर अज़रबैजान इसराइल का असलहा अज़रबैजान इस्तेमाल करता है, और अब तो पाकिस्तान के साथ भी JF-17 थंडर समेत बहुत सारे मुआहदे जो दिफाई मुआहदे हैं वो अज़रबैजान की जानिब से किए गए हैं। लेकिन अब अज़रबैजान ये सारा असलहा जो है वो अपग्रेड करने लगा है, और ये नेटो के स्टैंडर्ड्स पर अज़रबैजान जो है वो अपने असलहे को लेकर आएगा। मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, ये पहली मीटिंग थी अज़रबैजान की नेटो के वफ्द से मुलाकात की। अज़रबैजान के सरबराह इल्हाम अलीयव ने, नेटो का वफ्द जो है वो बाकू के अंदर मौजूद था, अज़रबैजान के दारुल हुकूमत के अंदर मौजूद था, और यहाँ पर अज़रबैजान के सरबराह इल्हाम अलीयव ने ये कहा कि ठीक है जी, नेटो स्टैंडर्ड्स पर हम अपनी आर्मी और अपने असलहे को हम नेटो स्टैंडर्ड्स पर लेकर आएंगे तुर्किया की मदद से। अब ये अज़रबैजान क्यों कर रहा है? खबरें इस तरह की हैं कि अज़रबैजान रशिया का एक तगड़ा इत्तेहादी, सोवियत से टूटा हुआ कंट्री अज़रबैजान, जो कि रशिया के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, और मज़े की बात यह है कि ईरान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो इसको तो दिनों दिनों में नेटो की मेंबरशिप, जो स्वीडन और फिनलैंड हैं उनसे भी पहले अज़रबैजान को नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी, और ये चंद कदम की दूरी पर है अज़रबैजान नेटो की मेंबरशिप से। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंट्री, यूक्रेन जो है वो नेटो की मेंबरशिप को तब तक ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक ये अप्लाई भी नहीं कर सकता, जब तक किसी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूक्रेन है या फिर इसका कोई टेरिटोरियल झगड़ा चल रहा है, तो तब तक तो यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप के लिए ज्वाइन नहीं कर सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। ये नेटो के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है नेटो की मेंबरशिप के लिए। अब अज़रबैजान का जो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट था नगोर्नो कराबाख का, जिसकी 5वीं एनिवर्सरी यहाँ पर ये मनाई जा रही थी, तो वो आपको मालूम है कि वो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। और किसने ख़त्म करवाया? जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका का सदर, उसने हाथ मिलवाए अज़रबैजान और आर्मीनिया के, और सारा क्रेडिट खुद को दिया। और जो एक रुकावट थी अज़रबैजान के लिए नेटो को ज्वाइन करने के रास्ते में, तो वो रुकावट तो दूर हो गई, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया नगोर्नो कराबाख का, और ये अज़रबैजान जो है वो बिल्कुल एक क्लीन और साफ सुथरा मुल्क बन गया। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अज़रबैजान जो कि ऑलरेडी स्ट्रांग है, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान, तुर्किया और इसराइल का ये भी बड़ा लेटेस्ट वेपन है जो अज़रबैजान इस्तेमाल करता है, और अब नेटो के स्टैंडर्ड्स पर अज़रबैजान अपने असलहे को और अपनी आर्मी को लेकर आएगा। और अज़रबैजान को नेटो की मेंबरशिप मैंने आपको बताया कि इस तरह से मिलेगी क्योंकि स्ट्रेटजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ ईरान बॉर्डर शेयर करता है अज़रबैजान जो है इन दोनों कंट्रीज के साथ, जो कि राइवल हैं नेटो के और अमेरिका के। तो अज़रबैजान को तो दिनों दिनों के अंदर ये नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ये बातें की जा रही हैं। तो ना सिर्फ फिनलैंड और स्वीडन बल्कि अज़रबैजान भी अगर नेटो का हिस्सा बन गया, जिसके लिए इसने स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं, तो फिर रशिया का जो मकसद था व्लादिमीर पुतिन का कि जी यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, अभी भी रशिया के मुतालबा है। तो इस मुतालबे का क्या फायदा हुआ कि वहां से फिनलैंड और स्वीडन और यहां से अज़रबैजान और आर्मीनिया भी रशिया से टूट गए। ना सिर्फ ये बल्कि मैंने आपको बताया था कि C5+1 जो कंट्रीज हैं उनकी मीटिंग हुई। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये भी रशिया से टूटे हुए कंट्रीज हैं, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी कि रशिया के इन्फ्लुएंस यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि CSTO के ये मेंबर्स हैं। जो नेटो है ये अमेरिका लेड अलायंस है, तो CSTO आपको मालूम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये रशिया का अलायंस है, और ये भी नेटो से मिलता जुलता अलायंस है कि एक पर हमला, सब पर हमला जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो एक एक करके आर्मीनिया तो पहले ही अलग हो गया कि मेरे ऊपर अज़रबैजान ने हमला किया तो तुमने अज़रबैजान पर हमला नहीं किया, मैं नाराज़ हूँ। और अब ये जो C5 कंट्रीज हैं ये भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाकर बैठ गए हैं। पीछे रह गया बेलारूस। बेलारूस आपको मालूम है कि अभी तक रशिया के साथ है। तो यहाँ पर रशिया को जो सेंट्रल एशिया है या फिर जो यूरेशिया है, इवन के वहाँ मशरिक़ वस्ता के अंदर जो रशिया है उसने शाम से अपनी जो इन्फ्लुएंस है, अपनी जो बेसिस हैं
वो शाम से रशिया को ख़त्म करना पड़ी, क्योंकि अहमद अल-शर्रा जो यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। अहमद अल-शर्रा मैंने आपको बताया था, इनकी कल डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी है अहमद अल-शर्रा की, और ये अमेरिका पहुंच चुके हैं। तो शाम से अपनी जो प्रेजेंस है वो भी रशिया ने खो दी यूक्रेन जंग के अंदर मसरूफियत की वजह से। और ईरान के साथ भी ताल्लुकात मैं आपको बता दूं कि ईरान इसराइल जंग के बाद या जो कुछ मशरिक वस्ता के अंदर हुआ या हो रहा है, उसके बाद ईरान और रशिया के भी इस तरह के ताल्लुकात जो हैं वो नहीं रहे। फिर अब वेनेजुएला की जानिब अमेरिका का रुख है, लेकिन रशिया वहां पर भी वेनेजुएला को भी इस तरह से बचाने के लिए नहीं आया जिस तरह से 2018 में रशिया वेनेजुएला को बचाने के लिए आया था। और वजह क्या है? वजह है यूक्रेन जंग, जहां पर रशिया, बरतानिया की असेसमेंट ये है कि 11 लाख फौजी रशिया या तो मारे जा चुके हैं, रशिया के फौजी या जख्मी हुए हैं या गिरफ्तार हुए हैं या लापता हुए हैं। 11 लाख फौजी। खैर ये तो एग्जैजरेट करके बताएंगे, जाहिर है कि बरतानिया है जिसने डेटा शेयर किया। अगर रफ आइडिया भी लगाया जाए, क्योंकि क्रेमलिन की जानिब से, रशिया की जानिब से कोई फिगर, ये जो 3-3.5 साल से जायद की जंग है, इसके दौरान कोई फिगर रशिया की जानिब से जारी नहीं किया गया। तो ये रफ आइडिया लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जब एक डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कोई फिगर ही ना जारी किया जाए। तो बरतानिया की असेसमेंट है 11 लाख, चलें इसको आधा कर लें, 5 लाख कर लेंगे। 5 लाख रशिया के फौजी या तो मारे गए या जख्मी हुए या गिरफ्तार हुए या लापता हुए। 2 से 2.5 लाख जो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 2 से 2.5 लाख फौजी मारा जा चुका है रशिया का 3-3.5 साल से जायद की इस जंग के दौरान। और रशिया ने हासिल क्या किया? यहां से रशिया ने इन 4 इलाकों को आधा अधूरा से कंट्रोल किया है। लोहंस्क रीजन मुकम्मल तौर पर रशिया के अंडर कंट्रोल है। डोनेट्स्क रीजन को अब रशिया, यूं लग रहा है कि पेक्रोवस्क को कंट्रोल करने के बाद डोनेट्स्क रीजन को भी रशिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लेगा। जहां तक ताल्लुक है ज़ेपरेजिया और खिर्सन का जो रीजन है, तो इनको रशिया 70 से 80% यूं कह लें कि रशिया ने कंट्रोल किया इस 3.5 साल से जायद की जंग के दौरान। लेकिन इन 4 इलाकों के इवज, ये जो 4 से ज्यादा जो रशिया के इत्तेहादी रशिया का साथ छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप के ब्लॉक के अंदर जाकर बैठ गए हैं, तो क्या ये वारे का सौदा है कि रशिया ने यहाँ से 4 इलाके तो कंट्रोल कर लिए, लेकिन वहां से 4 से ज्यादा जो इत्तेहादी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के ब्लॉक के अंदर जाकर बैठ गए। क्या नेटो की ईस्टवर्ड्स एक्सपेंशन रुकी? फिनलैंड और स्वीडन ने ज्वाइन किया, और अब अजरबैजान जो रशिया का इत्तेहादी है वो भी ज्वाइन करने के चक्कर में है नेटो के स्टैंडर्ड्स पर। मैंने आपको बताया कि अजरबैजान अपनी मिलिट्री को लेकर आ रहा है, और मैदानी जंग के अंदर भी रशिया के ना सिर्फ फौजी बल्कि रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया यूक्रेन की जानिब से। नेटो और यूरोपियन कंट्रीज की मदद से आपको मालूम है कि 25 से 30% जो रशिया की ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको यूक्रेन की जानिब से सक्सेसफुली टारगेट किया गया। फिर रशिया के बॉम्बर्स को टारगेट किया गया, रशिया के भारी असलहे को यूक्रेन की जानिब से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। और रशिया के ऊपर जो इकॉनमी है रशिया की, उस पर सैंक्शंस आयद की गई, 10,000 से ज़्यादा सैंक्शंस। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी सैंक्शंस आयद करना स्टार्ट कर दी। तो रशिया ने बहरहाल न सिर्फ सफारती मैदान के अंदर बल्कि मैदानी जंग के अंदर भी, और रशिया की इकॉनमी को भी इन सैंक्शंस की वजह से अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। अगर भारत या चाइना रशिया के साथ कारोबार कर रहे हैं तो वो बड़े सस्ते में कारोबार कर रहे हैं, और भारत की जानिब से यही मौक़िफ़ सामने आता है कि जी इतना सस्ता तेल हमें और कहाँ मिलेगा। रशिया, जाहिर है कि रशिया का इतना बड़ा जो ग्राहक है, जो यूरोप है, वो अगर रशिया से टूट गया, रूठ गया, तो रशिया ने सस्ते दामों ही तेल देना है ना भारत या फिर चाइना को। तो रशिया सस्ते दामों तेल दे रहा है, और ये कंट्रीज जो हैं वो खरीद रहे हैं रशिया से तेल। तो रशिया की इकॉनमी को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा इस 3.5 साल से जायद की इस जंग के दौरान। और रशिया ने हासिल क्या किया? ये 4 इलाके के मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, रीसेंट खबर है और आज ही की खबर है कि रशिया के एक चॉपर हेलीकॉप्टर जो है वो किस तरह से ये क्रैश कर गया, 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ। पहले इसकी टेल जो है वो लैंड करने के चक्कर में इसकी टेल टूट गई, और फिर जाकर एक रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर जाकर ये लगा हेलीकॉप्टर और ये तबाह हो गया। और इसके अंदर बैठे हुए तमाम के तमाम जो 7 लोग थे, 5 आर्मी के थे, इवन के वेपन चीफ भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार था, जो कि सू तैयारों, मिग तैयारों वगैरह की जो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री थी, इनकी जो सनत थी, उसका चीफ था जो कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा था, वो भी मारा गया। इसके साथ जो 6 और थे वो भी मारे गए।
और यूक्रेन का नाम आ रहा है। यूक्रेन ने 2024 में ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, रशिया के जो चॉपर हेलीकॉप्टर्स हैं, एक तकरीबकारी का मिशन यूक्रेन ने ये अनाउंस किया था कि हमारा कामयाब हुआ और हमने यहाँ पर जो चॉपर हैं, ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं रशिया के, इनको हमने अच्छा खासा डैमेज कर दिया। तो ये अब सबूत भी सामने आ गया। द डैमेज तो यूक्रेन की जानिब से किया गया था इन हेलीकॉप्टर्स को। खैर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है रशिया की जानिब से कि ये हेलीकॉप्टर जो है वो किस तरह से तबाह हुआ। रशिया इन्वेस्टिगेट करेगा, उसी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा जिस तरह से रशिया ने अपने मुल्क के अंदर होने वाले जो बहुत सारे जो हमले थे, तकरीबकारी थी, दहशतगर्दी के हमले थे, उनको रशिया की जानिब से जिस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो ठीक उसी तरह से रशिया ने कहा कि हम ये हेलीकॉप्टर का जो क्रैश हुआ इसको भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि अज़रबैजान के इस इतने बड़े सरप्राइज के बाद व्लादिमीर पुतिन जो है वो और ज्यादा इस जंग को अफोर्ड नहीं करता। और हंगरी के अंदर हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान की जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इन अदर वर्ड्स व्लादिमीर पुतिन के सामने ऑफर रखी कि आ जाओ और मेरी कंडीशंस पर यूक्रेन जंग को बंद कर दो। डोनाल्ड ट्रंप की कंडीशंस आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि फ्रंट लाइंस को यहीं पर रोक दो और इस जंग को बंद कर दो। और व्लादिमीर पुतिन की बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, ये कंडीशन भी है। फिर डॉनबास रीजन और ये जो चारों इलाके हैं वो रशिया चाहता है कि मुझे दे दो। फिर जो यूरोपियन कंट्रीज के पीस कीपर्स हैं वो यूक्रेन के अंदर तैनात ना हो। इस तरह की बहुत सारी जो कंडीशंस हैं वो रशिया की हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं है। और अब ये कहा जा रहा है कि अज़रबैजान ने जो इतना बड़ा सरप्राइज दिया, और इससे पहले फिनलैंड, स्वीडन, शाम, ईरान समेत ये C5 कंट्रीज, बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस रशिया को मिल रहे हैं, ना सिर्फ सफारती मैदान के अंदर बल्कि मैदानी जंग के अंदर भी और इकोनॉमी भी। और क्रेमलिन से भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि शफलिंग की गई व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अपनी सिक्योरिटी काबीना के अंदर, इसने शफलिंग भी की है। फिर सर्गे लैवरोव से कुछ लड़ाइयों वगैरह की खबरें भी हैं और इस तरह की खबरें हैं कि अब पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की कंडीशंस पर इस जंग को बंद करने के लिए तैयार हो सकते हैं रशिया के सदर। और हंगरी के अंदर ये जो मीटिंग है ये भी रीस्केड्यूल हो सकती है जिस तरह की सूरत हाल है, ना सिर्फ मैदानी जंग के अंदर बल्कि सफारती मैदान के अंदर भी। मैंने आपको बता दिया कि एक के बाद एक इत्तेहादी पुतिन जो है वो खो रहा है। इन 4 इलाकों के इवज अगर पुतिन के 4 से ज्यादा इत्तेहादी निकल गए पुतिन के हाथ से और डोनाल्ड ट्रंप के ब्लॉक में जाकर बैठ गए, तो ये बहुत बड़ा सफारती नुकसान है जिसको मजीद ये अज़रबैजान के सरप्राइज के बाद रशिया जो है वो मजीद इसको अफोर्ड नहीं करता यूक्रेन जंग को। यूक्रेन जंग में मसरूफियत की वजह से आर्मीनिया भी नाराज हो गया। ईरान और शाम वाला जो एपिसोड है वो भी हो गुजरी। अब वेनेजुएला वाली एपिसोड चल रही है और पुतिन जो है वो यूक्रेन जंग के अंदर मसरूफ है। तो मजीद पुतिन इस जंग को अफोर्ड नहीं करता। ये बातें की जा रही हैं यूरोपियन मीडिया के ऊपर और ये कहा जा रहा है कि अब पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की कंडीशंस पर इस जंग को बंद कर देगा या फिर पुतिन जो है वो इस जंग को बड़ा कर देगा। इसके अलावा पुतिन के पास ये 2 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ये जो इसी स्ट्रेटजी के साथ इस जंग को जारी रखना, आगे बढ़ना, ये जो स्लो पेस है ये अब पुतिन जो है वो अफोर्ड नहीं करता। जबकि गिरदोनवा में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो यहाँ पर मैदानी जंग के अंदर इस मसरूफियत की वजह से पुतिन को नजर आ रही है। तो पुतिन इस जंग को या तो बंद कर देगा या पुतिन इस जंग को बड़ा कर देगा। इसके अलावा पुतिन के पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और वो जो सवाल मैंने आपसे इंट्रो के अंदर किया कि क्या रशिया ये जंग हार रहा है, हाँ या ना में आपने जवाब देना है। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको बता दूं कि रशिया भी ये जंग हार रहा है, यूक्रेन भी ये जंग हार रहा है और यूरोपियन कंट्रीज भी ये जंग हार रहे हैं। अगर कोई ये जंग जीत रहा है या फिर अगर किसी का फायदा हो रहा है इस जंग के अंदर तो वो अमेरिका का फायदा हो रहा है। ना अमेरिका के फौजी मारे जा रहे हैं, ना अमेरिका का असलहा तबाह हो रहा है, ना अमेरिका के इत्तेहादी अमेरिका को छोड़कर जा रहे हैं, ना अमेरिकी सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं जैसे यूक्रेन के लोग सर्दियां बर्दाश्त कर रहे हैं, ना अमेरिका के अंदर एनर्जी के कोई क्राइसिस है, ना अमेरिका की इकोनॉमी को कोई मसला है, ना अमेरिका के ऊपर किसी ने सैंक्शंस आयद की हैं। तो नुकसान डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है कि हमारे कौन से फौजी मारे जा रहे हैं या हमें कौन सा नुकसान है, कौन सी हमारी जंग है। ये जंग है तो अमेरिका की, लेकिन अमेरिका जिस स्ट्रेटजी के साथ इस जंग को लड़ रहा है तो या तो वो कंधा डैमेज हो रहा है जिस कंधे को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है यानी कि यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज, या फिर रशिया को नुकसान हो रहा है जिस पर निशाना बांध रखा है
امریکہ نے یوکرین اور یورپین کنٹریز کا کندھا استعمال کرتے ہوئے، تو رشیا ولادیمیر پوٹن اس جنگ کو اس اسٹریٹجی کے ساتھ مزید افورڈ نہیں کرتے۔ یا تو پوٹن کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی یا پھر اس جنگ کو پوٹن کو بند کرنا پڑے گا۔ پوٹن کا اگلا قدم اس طرح کی صورتحال میں، جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی، تو اس صورتحال میں پوٹن کا اگلا قدم کیا ہوگا، آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔